डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को एक बार फिर से अमेरिका की कमान संभालने जा रहे हैं। अगले महीने होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में दुनिया भर के दिग्गज नेता आएंगे। इस बीच ट्रंप ने अमेरिका और चीन के रिश्तों में सुधार लाने के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को न्योता भेजा है, लेकिन जिनपिंग ने शपथ ग्रहण समारोह में आने से इनकार कर दिया है। अब जिनपिंग के इनकार के बाद क्या चीन के अमेरिका से रिश्ते और खराब होंगे और जिनपिंग के ट्रंप के न्योते को क्या ठुकरा दिया? ट्रंप सरकार में अमेरिका और चीन में अलग अलग मुद्दों पर क्या होगा? इन्हीं तमाम सवालों को लेकर हम जनता के बीच गए, लोगों से हमने राय जानी। जो सवाल हमने पूछे और जो राय वो आपके सामने। पहला सवाल जो हमने पूछा, चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने ट्रंप के शपथ ग्रहण निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। आप इसकी वजह क्या मानते हैं? 32% लोगों ने कहा अमेरिका से खराब रिश्ते, 19% लोगों ने कहा ट्रंप की चीन को टैरिफ की धमकी देना, 44% लोग कह रहे थे कि महाशक्ति साबित करने की यह लड़ाई है और 5% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, जिनपिंग की ना के बाद चीन और अमेरिका के रिश्ते कैसे होंगे? 83% लोग बोले और खराब हो जाएंगे, 15% लोग बोले नरमी आएगी, 2% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, चीन अमेरिका के रिश्ते, चीन अमेरिका के बिगड़ते रिश्ते के पीछे क्या चीन की रूस से दोस्ती है? 79 यानी कि 79% लोगों ने कहा है, 18% लोगों ने कहा नहीं है और 3% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। मेजर जनरल रिटायर्ड ब्रजेश कुमार, पूर्व डीजी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, सुरेंद्र सिंह लाली, विदेशी मामलों के जानकार मेरे साथ हैं। सबसे पहले मैं सुरेंद्र लाली के पास चलूंगा। लाली साहब, 20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह है और इस शपथ ग्रहण समारोह में ट्रंप शपथ देने वाले हैं, लेकिन एक और महाशक्ति यानी कि चाइना, चीन, ड्रैगन, उसने ये साफ संकेत दे दी है कि भाई वो इस शपथ ग्रहण समारोह में नहीं आएगा। इसके पीछे के संकेत क्या है, कहानी क्या है? नमस्कार मनोज भाई। नमस्कार। एकता कपूर का एक सीरियल होता था कि सास भी कभी बहू थी। अब इसमें खेल उल्टा है कि अब जो बहू है वो सास बनना चाह रही है। क्योंकि देखिए, जब यूएसएसआर कोलैप्स हुआ उसके बाद से अमेरिका इस दुनिया का बेताज बादशाह रहा है और अब चीन उठ रहा है, अपनी जगह बना रहा है और अमेरिका वो चाहता नहीं है। तो हमारे पंजाबी में कहते हैं कि ये एक चौधरी बन चुका और दूसरा चौधरी बनना चाह रहा है। तो ये शपथ ग्रहण समारोह में जाए या ना जाए, डोनाल्ड ट्रंप का सारा इलेक्शन ही जो बेस था वो एंटी चाइना था कि चाइना हमें एक्सप्लॉइट करता है, चाइना हमारे साथ फेयर ट्रेड डील्स नहीं करता है, चाइना में ह्यूमन राइट्स नहीं है। तो ये बेसिकली एक नेगेटिव और पॉजिटिव जो है उनकी लड़ाई है और उसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पहले ही कह दिया था कि मैं आते ही चाइना की इलेक्ट्रिक कार्स पे ड्यूटी लगाऊंगा, मैं टैरिफ्स लगाऊंगा। तो ये दो चौधरियों, एक चौधरी और दूसरा चौधरी बनना चाहता है, ये सारा उसका झगड़ा। और एक मैं अपनी बात कह के खत्म करूंगा कि इसमें कुछ चीजें जो पर्दे के आगे होती है, कुछ पीछे होती हैं। अब देखिए, जैसे सीरिया का जो हुआ है उसमें भी ये चाइना और रशिया जो कि एक कैंप है उनको भी मैसेज गया है, क्योंकि सीरिया जो है वो चाइना का बेल्ट रोड इनिशिएटिव ज्वाइन करना चाहता था, जिस हिसाब से चाइना जो अपनी डिप्लोमेसी करता है थ्रू सिल्क रूट्स। अमेरिका ने सारी अपनी डिप्लोमेसी की, अटैक कर दिया उस कंट्री को बनाने के लिए। फिर उन्हीं की कंपनियों ने, जिन्होंने प्रेसिडेंट को फंड किया था, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिलते। अमेरिका का ये रहा, पर चाइना चुप चुपीते धीरे से अंदर जाता रहा, कंट्रियों की सॉवरेन डेट खरीदता रहा। तो इसमें दो बहुत बड़ी बातें हैं जो चाइना को भी आज मैसेज गया है और रशिया को, जो कि दोनों एंटी अमेरिका हैं, कि जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है वो सीरिया से निकलना था, वो बीच में चुंगी लग गई और रशिया का सिर्फ एक ही नेवल बेस था रशिया से बाहर जो कि सीरिया में था, वो भी लग गई। तो मनोज जी, मेरे कहने का लबो-लबाब ये है कि ये जो नजर आ रहा है वो नहीं है, इसके पीछे और भी बहुत कुछ है। ब्रजेश जी, मेजर जनरल रिटायर्ड इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ब्रजेश जी, सुरेंद्र लाली ने तो ये बता ही दिया कि क्या नजर आ रहा है, लेकिन आपको क्या नजर आ रहा है? अगर शी जिनपिंग नहीं जा रहे हैं, वो अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं, हालांकि उनके राजदूत जा रहे हैं अपनी पत्नी के साथ, तमाम डिप्लोमेट को वो मैसेज भी हो चुका है, उसका प्रोटोकॉल भी बता दिया गया है, लेकिन अगर वो नहीं जा रहे हैं तो क्या ये अमेरिका को संकेत दे रहे हैं या पूरे विश्व को संकेत दे रहे हैं कि वो अमेरिका है तो हम भी चीन है, हम डरते नहीं?
मनोज जी, ये एक जो वार्तालाप छिड़ गया इस विषय पे, अगर सच कहें तो ये एक नॉन इशू है। 1874 के बाद से अभी तक किसी भी राष्ट्रपति का जो शपथ समारोह है उसमें बाहर के लोगों को आमंत्रित नहीं किया गया, और न कोई गया है। तो ये तो रही अमेरिका की हिस्ट्री। हालांकि ये ट्रंप साहब है, इनका कोई खास वो क्या कहते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो स्पर ऑफ द मोमेंट पे इन्होंने बुला लिया है, और अगर बुला लिया है लेकिन तो लोग जाने से कतराएंगे भी। जैसे अभी हमारे पुराने प्रीवियस वक्ता ने कहा कि एक चैलेंजर है जो कि चाइना है, और एक शिखर पे पहुंचा हुआ है जो कि अमेरिका है। और अभी हाल में लोगों को याद होगा, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जब कनाडा के प्राइम मिनिस्टर से बातचीत की तो कहा कि ये हमारा 54th या 64th स्टेट है। तो उस तरह की अगर गलतफहमी यहां कर देते, चीन के जब राष्ट्रपति वहां हो, तो कितना बड़ा वो डिप्लोमेटिक रॉव हो जाता। तो इससे अनप्रेडिक्टेबल व्यक्ति के सामने चीन के शी का ना जाना ही उचित समझा जाएगा। और सही है कि जो उनके राजदूत हैं अपनी पत्नी के साथ या वैसा उस फंक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। तो ये रही बात इस क्या कहते हैं, शपथ समारोह और निमंत्रण की। हालांकि ये निमंत्रण की जो प्रथा है शायद हमारे यहाँ से शुरू हुई है। अगर आप देखेंगे, पहली बार जब अपने प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने काफी सारे लोगों को, खासकर सारे सार्क लोगों के देश के प्रधान को इनवाइट किया था। तो एक मैसेजिंग है, अच्छा एक मैसेजिंग, एक संकेत देने की कोशिश की गई। सुरेंद्र लाली मेरे साथ मौजूद हैं। उसके पहले जो सर्वे के 2 सवाल हैं, वो बाकी के सवाल भी मैं आपको ले लेता हूं कि हमने कौन कौन से सवाल पूछे और उस पर लोगों ने अपनी क्या राय दी है। एक और सवाल जिसका जिक्र सुरेंद्र लाली कर रहे थे, टैरिफ और टेक्नोलॉजी को लेकर लड़ाई में किसका नुकसान होगा। 9% लोगों का कहना था कि चीन का नुकसान होगा, 4% लोगों का कहना था कि अमेरिका का नुकसान होगा, 84% लोग ये बोल रहे थे कि पूरी दुनिया पर इसका असर होगा, और 3% लोग कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, क्या ट्रंप अपने शपथ ग्रहण में दुनिया भर के नेताओं को न्योता देकर इसे ग्लोबल इवेंट बनाना चाहते हैं। 84% लोग हाँ कह रहे थे, 10% लोग ना कह रहे थे, 6% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सुरेंद्र लाली मेरे साथ मौजूद हैं। सुरेंद्र साहब, आजकल तो पॉलिटिकल पार्टीज में, गवर्नमेंट में, सरकार में इवेंट मैनेजमेंट बहुत बढ़ चढ़ कर बोलता है, उनको लगता है कि इसका ज़्यादा असर होता है। लेकिन क्या हम अमेरिका की उस तलखी का भी जिक्र कर सकते हैं तब जब आपको याद होगा कि अमेरिका की तमाम एजेंसियों ने इस बात का आरोप लगाया था चाइना की टेलीकॉम कंपनियों पर कि वो अमेरिका के तमाम बड़े लोगों के फ़ोन हैक कर रही है, और उसमें ट्रंप का भी नाम था, उसमें जेडी वेंस का भी नाम था, कमला हैरिस का भी नाम था। तो क्या ये वो तलखियां हैं जो अब गहरी हो गई हैं इतने बड़े आरोपों के बाद? मनोज जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आज भी न्यू जर्सी में ड्रोन्स देखे गए हैं जिसपे अभी तफ्तीश चल रही है कि वो किसने भेजे हैं। मनोज जी, डिप्लोमेसी में सबसे बड़ी बात ये होती है कि जाना ना जाना तो बहुत बड़ी चीज है, और आप मेरे से ज्यादा राजनीति को समझते हैं कि बॉडी लैंग्वेज भी बहुत बड़ी चीज है। अगर कोई एक नेता किसी दूसरे के कंधे पे हाथ भी रख देता है, या जिस तरह नीतीश जी ने मोदी जी के पैरों में हाथ लगाने की कोशिश की, तो ये भी बात बहुत दूर तलक जाती है। मनोज जी, इसका मतलब लबो लबाब मैं ये कहना चाहूंगा ये है कि दोनों के आपस में विचार नहीं मिलते। हाँ। अब देखो, क्योंकि दोनों अपनी दुनिया में जगह बनाने चाहते हैं, और अमेरिका को आदत पड़ी हुई थी कि वो दुनिया के बॉस रहे हैं। और अब इंडो पैसिफिक में, क्योंकि देखिए अब जितनी भी डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं या डेवलप्ड भी हैं, वो सब हमारे खित्ते में ही है, और अमेरिका चाहता है कि वो यहाँ पे अपने पैर जमाए, क्योंकि इंडिया चाइना जहां पहुंच गया, उसके बाद फिर आप देखिए एशिया यहाँ है, जापान यहाँ है, ताइवान यहाँ है, जिसके कि चाइना जिसको दबाना चाहता है। तो अब देखिए कि मतलब मोटी बात यह है कि शायद इस दुनिया में 150-200 कंट्रियां होंगी, पर आगे आने वाले 50 साल में मैटर वो करेंगी जो इस खित्ते में है, भले वो ईरान हो, भले वो रशिया हो, भले ही वो पाकिस्तान हो, भले ही वो जापान हो।
तो ये सारा जो खेल इस समय ये है कि मेरी कमीज तेरी कमीज से सफेद है। आप ब्रजेश जी मेरे साथ मौजूद है। ब्रजेश जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या धीरे धीरे ये दुनिया दो हिस्सों में बंट रही है और वहां पर पावर जो पॉलिटिक्स है वो और बढ़ती जा रही है? ये आने वाले समय में बेहतर नहीं है और खतरनाक हो सकता है, क्योंकि आज ही की खबर है कि ताइवान पर कब्जा करने की तैयारी, ताइवान के बॉर्डर पर वो साउथ एशिया जो सी है वहाँ पर तमाम सारे हथियार, वहाँ पर अपने विमान, लड़ाकू विमान तैनात कर दिए हैं चाइना ने। तो ये जिस तरीके से है, आप पाकिस्तान में किस तरीके से सपोर्ट कर रहा है, चाइना किसी से छुपा नहीं है, नेपाल में किस तरीके से अपना दखल बना रहा है, अरुणाचल में आप देखिए अक्षाई चीन में किस तरीके से दखल बढ़ा रहा है, तो चाइना धीरे धीरे भारत को घेर रहा है। आप देखिए अमेरिका उधर अलग संकेत दे रहा है, तमाम अपने ऐसे देशों को लेकर जो कहीं ना कहीं उनकी मुखालफत करते रहे हैं या उनकी आइडियोलॉजी या विचारधारा उससे मैच नहीं करती है। देखिए, समय एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरामीटर। किसी जमाने में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी जब लास्ट सबसे बड़ा महायुद्ध हुआ था तो पूरी दुनिया दो खेमे में बंट गई थी, अमेरिकन या वेस्टर्न और कम्युनिस्ट या रशियन कहते थे। अर्ली 90s के बाद में एक यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया था, क्योंकि यूएसएसआर बिखर के कई प्रांतों में बट गया था और अमेरिका की दादागिरी चलती रही। और अभी ये समय आया है कि एक दूसरा चैलेंजर चाइना उभर के आ गया है जी। दोनों के बीच में बहुत ही एसिमेट्री है, इकोनॉमिक कहें, मिलिट्री पावर कहें, इन्फ्लुएंस कहें, टेक्नोलॉजी कहें या जो कहें, हर एक पैरामीटर। मगर चाइना बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है और चैलेंज भी कर रहा है। तो आगे आने वाला समय स्वाभाविक है चेंज होगा। पहले भी चेंजेस थी, खाली कांस्टेंट जो रहता है वो चेंज ही रहता है। तो वो समीकरण देशों का आपस में मिलना और एक गुट में हो जाना वो चल रहा है। अभी भी हमने जो देखा हाल में, जो 3 साल से वॉर चल रही है यूक्रेन के बीच में और रशिया के बीच में, तो देखेंगे कि भाई रशिया, चाइना, ईरान, साउथ कोरिया का एक नेक्सस, एक पावर एक्सेस सब बन गया है। अगले साल, पिछले साल जब इजराइल और हमास के बीच में लड़ाई हुई तब भी वही कहानी थी। सीरिया में ऑफ कोर्स रशिया को थोड़ा मात खाना पड़ा और रशिया और ईरान का पक्ष कमजोर हुआ और पैसिवली चाइना भी। और उसी पे आगे चलते हैं। ताइवान जो वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान को चाइना काबू करना चाहता है, कब्जा करना चाहता है और उस तरह की हरकतें हो रही हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन सुरेंद्र लाली मेरे साथ मौजूद हैं। सुरेंद्र लाली, कितना मुश्किल होगा भारत के लिए, क्योंकि भारत अभी तक तो बहुत संतुलित डगर पर चलता रहा है। अगर उसके अमेरिका से बहुत अच्छे संबंध हैं तो उसके संबंध रशिया से भी रहे हैं, लेकिन भारत के लिए अब कितना मुश्किल हो पा रहा है कि वो अपनी कूटनीति को बहुत संतुलित तरीके से रखे, यानी कि वो ये कह सके कि हम किसी के साथ नहीं है पहले की तरह, हम किसी के साथ नहीं हैं और हम बीच में हैं। लेकिन अब हालात ऐसे पैदा हो रहे हैं कि आपको किसी ना किसी के प्रति झुकाव दिखाना ही पड़ेगा। मनोज जी, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा कि कितना मुश्किल है। कहते हाथ कंगन को आरसी क्या, पन्नू उठ के हिंदुस्तान के पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर, डिप्लोमेट, एम्बेसी के अगेंस्ट बोलता है अमेरिका कुछ नहीं करता। अडानी का केस भी उन्होंने खोल डाला। तो मुश्किल बन तो रही है, हर मुश्किल जिंदगी में सामने। और बांग्लादेश जो कि भारत में शेख हसीना को कौन सपोर्ट कर रहा था सबको पता है, और वहां पर तख्ता पलट किसने कर दिया ये भी सबको पता है। तो देखिए मनोज जी, ये जो ना ये चेस की गेम है। ये चेस की गेम में क्या है कि एक गोटी चलती है, दूसरी को टच करती है और तीसरी मर जाती है। खेल ही है। अब आपने पूछा कि इंडिया की क्या स्थिति है, तो मनोज जी अगर आप हिंदुस्तान की 1980 की पिक्चरें देखेंगे तो उसमें लव ट्रायंगल होता था, एक हीरोइन होती थी और 2 हीरो होते थे। तो उसी में ही आधी पिक्चर निपट जाती थी। तो खेला ये है कि इंडिया इस समय एक ऐसी कंट्री है कि वो जिस तरफ जाएगा ग्लोब उस तरफ झुक जाएगा। अब मैं क्यों कह रहा हूं हिंदुस्तानी होने के बावजूद भी, मैं अपनी पीठ इसलिए नहीं थपथपा रहा कि मैं हिंदुस्तानी हूं।
पर कहां पे आपको फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है जो थर्ड बन जाएगी, 1.4 बिलियन पीपल अंडर वन इलेक्टेड गवर्नमेंट, 60 70 80 करोड़ की मिडिल क्लास कहां मिलेगी दुनिया को? तो चाइना चाहता है कि वो इंडिया को मेंटेन करके रखे, क्योंकि अगर चाइना हमें ज्यादा धक्का मारता है तो हम अमेरिका के खित्ते में चले जाते हैं जिसमें चाइना को नुकसान है, और अगर अमेरिका हमें ज्यादा धक्का मारता है तो हम चाइना और रशिया के पास चले जाते हैं, क्योंकि हमारा डिफेंस इक्विपमेंट भी रशिया से है। तो इस समय हिंदुस्तान का गोल्डन पीरियड है कि हम जिस तरफ झुकते हैं, कहना चाहूंगा बड़ी माजरत के साथ कि दुनिया उस तरफ झुकती है, क्योंकि ग्लोबल साउथ के हम लीडर हैं, इंग्लिश स्पीकिंग डेमोक्रेसी हमें। तो इस समय इंडिया डार्लिंग ऑफ द वर्ल्ड बना हुआ है कि जिस तरफ इंडिया जाता है वहां 1.4 बिलियन पीपल एक सॉफ्ट पावर जाती है। और मनोज जी, मैं अपनी बात को ये कह के विराम दूंगा जी। कि हम सॉफ्ट पावर रहे हैं और रहेंगे भी। 18 साल का हमारा आज हिंदुस्तान का बच्चा गुकेश डोमर राजू आज दुनिया का स्टेप चैंपियन बना है। तो इससे हमें संकेत मिलता है कि हम सॉफ्ट पावर हैं, हम धीमे जरूर चलते हैं पर फिर अपने लक्ष्य पे हम पहुंच जाते हैं। अपने लक्ष्य पे हम पहुंच जाते हैं। ब्रजेश जी, जो बात सुरेंद्र लाली कर रहे थे उसी को मैं आगे बढ़ाता हूं, और शायद यही कारण है कि अभी फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है और तीसरी हम बनने जा रहे हैं, और ये बात स्वाभाविक तौर पर अमेरिका को भी अच्छी नहीं लगती होगी, चीन चाइना को तो अच्छी लगती ही नहीं होगी, तमाम दूसरे देशों को अच्छी नहीं लगती होगी। इसलिए वो कहते हैं कि यार रोक कैसे सकते हैं। भारत के जो आसपास के जितने भी देश हैं, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो पाकिस्तान हो या बाकी के, इन्हीं के ज़रिए कोशिश की जाए कि भारत को रोका जाए, परेशान किया जाए, डिस्टर्ब किया जाए, वहाँ की इकोनॉमी को डिस्टर्ब किया जाए, वहाँ के जो 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 लॉ एंड ऑर्डर है, जो इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर है उसे डिस्टर्ब किया जाए। और हर कोई इसमें अपनी भागीदारी कर रहा है, वो चाइना भी कर रहा है, वो अमेरिका भी कर रहा है, इसलिए कि भाई इसे रोको, ऐसा ना हो कि ये कहीं विश्व शक्ति बन जाए, महाशक्ति बन जाए। मनोज जी, ये तो गेम्स जो है, इस तरह के गेम्स नेशन स्टेट हमेशा ही खेलते रहते हैं जी। आपके नेबरहुड में, पिछवाड़े में कुछ न कुछ कहानी सुनाते रहते हैं। मैं उस विषय पे आगे ले जाता हूं कि हमारा ये जो कह रहे थे फॉरेन पॉलिसी स्वीट स्पॉट पे है, वो वाकई स्वीट स्पॉट पे है। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री एक ऐसे ही व्यक्ति थे जो कि मॉस्को भी चले गए और बाद में यूक्रेन की राजधानी कीव भी होके आए। ऐसा कोई आपको नेता नहीं मिलेगा। ब्रिक्स जो बड़ा सा एक समूह, जन समूह बन रहा है देशों का, उसके अंदर हिंदुस्तान का वहां होना, ब्रिक्स को एक सम्मान मिलता है, एक क्रेडिबिलिटी मिलती है। तो अपार्ट फ्रॉम दी सॉफ्ट पावर, हमारी जो लीडरशिप रही है स्ट्रेटेजिक मामले में, जो हमारी डिप्लोमेसी है या पॉलिटिकल लीडरशिप है, बहुत ही सक्षम रही है और दूरदर्शी रही है, ठोक ठोक के कदम रखती है। मिडिल ईस्ट के देशों से हमें पहली बार इतने अच्छे संबंध हैं, और जो कि हमें बहुत ही लाभकारी सिद्ध होंगे, आज ही नहीं और आगे भी। और हमारे सबसे बड़े जो दो दुश्मन या नेबरहुड में हमारे जो देश हमारे अगेंस्ट रहे हैं, पश्चिम नेबरहुड में अगर पाकिस्तान की बात करें तो इकोनॉमिक तरीके से वो इतना पीछे हो गया है कि छोटी मोटी वो हरकतें कर सकता है, ज्यादा करने की क्षमता शायद उसमें अभी नहीं है, खुद भी मरा हुआ। और जहां चीन का साथ का संबंध है, हमारी बाउंड्रीज, हमारे एलएसी उनके साथ कभी रहे नहीं ठीक ठाक। मगर हम अगर जून 2020 के बाद से जो हमने उनको आंखें दिखाई हैं और अपना काम किया है, फॉर्चुनेटली ये स्थिति आ गई है फाइनली कि एलएसी के ऊपर भी स्टेटस को एंटी मेंटेन हो गया है, और अभी ये बातचीत चल रही है डिसएंगेजमेंट और डी एस्केलेशन की। और हमने बहुत ही फर्म सा अपना कूटनीति, राजनीति और बाकी जो टूल्स हमारे साथ डिप्लोमेसी के निभाए। तो ये कहना कि हम डार्लिंग हैं भी, लेकिन हमें और बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी अपनी कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। एक बड़ा संकेत, क्योंकि यूक्रेन के साथ अमेरिका खड़ा हुआ है और लगातार नाटो देश सपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेन को। सुरेंद्र लाली मेरे साथ मौजूद हैं। क्या चाइना की रूस के साथ नजदीकियां ये तल्खी दिखा रहा है कि जिनपिंग साहब शपथ ग्रहण में नहीं जा रहे? नॉट ओनली मनोज भाई, चीन के साथ ईरान को भी नजदीक कर दिया है। ईरान जो
मिसाइल्स यूज कर रहा है वो उनको रशिया या चाइना से भी टेक्नोलॉजी मिल रही है। तो अब क्या हुआ है कि अमेरिका ने जो ये जंग में किया, स्पेशली यूक्रेन में, इन्होंने चाइना और रशिया को और ज्यादा नजदीक ला दिया है। क्योंकि वो होता है ना कि दोस्त का दुश्मन भी दोस्त बन जाता है, तो ये और हो गया है। मनोज जी, आप एक बात देखिए कि जो आपने शुरू में प्रोग्राम में कहा था कि मेरे हिसाब से ये कोल्ड वॉर 2.0 हो चुकी है। एक खिता है जो यहाँ का है, एक अमेरिका का है। तो अमेरिका अपनी चेस की गेम थ्रू नाटो चलता है। अब आप देखिए सीरिया पे 75 अटैक किए अमेरिका ने, और फिर बाइडेन साहब बोलते हैं कि हमने कुछ किया ही नहीं। तो ये खेल जो हो रहा है, ये लड़ाई कोई किसी दो मुल्कों के बीच में नहीं है, ईरान और इसराइल के बीच में नहीं है, मैं समझता हूं। ये यूक्रेन और रशिया नहीं है। ये लड़ाई बेसिकली नई कोल्ड वॉर 2.0 है, जिसमें चाइना, रशिया, ईरान, ये कंट्रियां एक ब्लॉक में है, और अमेरिका और उनके जो इंग्लिश स्पीकिंग जो उनकी फाइव आईज है, G7 है, वो एक ब्लॉक में है। और हिंदुस्तान इस समय बीच में बैठा है कि जिस तरफ हिंदुस्तान का बट्टा रख देते हैं तो तराजू वहां भारी हो जाता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सुरेंद्र लाली का, शुक्रिया करेंगे ब्रजेश जी का, जो हमारे साथ इस पूरे मामले में चर्चाओं में बने रहे। इंतजार करना होगा कि आखिर चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप साहब ने जो भी बातें कही हैं, क्या चुनाव के बाद आने वाले समय में, शपथ ग्रहण के बाद आने वाले समय में वो उसी तरह के संकेत दे पाते हैं, या अमेरिका की कूटनीति, डिप्लोमेसी के जरिए वो वैसे ही चलेंगे जैसे पिछले राष्ट्रपति चलते रहे। फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।